हेलो सामर्थ। बताओ पहले कि तुम कौन हो और तुम्हारी इंटरव्यू क्यों ली जा रही है, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। मैम, मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। और मैं करियर की शुरुआत से ही टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने स्कूल में टीचिंग की है। भोपाल के कई सारे बड़े स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मैंने कंटेंट एक्सपीरियंस लिया है। मैं एक बड़ी एडटेक में नाम नहीं लूंगा। वहाँ पर 3 साल एक्सपीरियंस था। और करंटली भी मैं एक एडटेक में ही काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा काम कंटेंट डेवलपमेंट और हम्म। मैनेजमेंट है। तो जो बेसिक आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं उसमें काफी ज्यादा एक एडमिन लेवल एक्सेस और इसके साथ साथ ही जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है होता है उस कंटेंट का पेपर क्रिएशन, ऑटोमेटिक पेपर क्रिएशन, वो एक्चुअली मैं खुद कर चुका हूँ। और ये इसलिए एक्चुअली मैंने ये सारे डेटा कलेक्ट करके और रिसर्च जो मैंने रिलीज की है, वो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे की है। और वो 100% सही चेयरमैन साहब अग्री भी कर गए हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा यही है। अच्छा। मैं एसएससी सीजीएल 2024 का एस्पिरेंट भी था। अभी 25 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा। अच्छा, 2024 में कहाँ रह गए तुम? क्या, क्यों मैम, सिलेक्शन? मैंने सिलेक्शन तो इसलिए नहीं हुआ कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, पहली चीज वो कि उसमें उन्होंने डिफरेंस इतना क्रिएट कर दिया बोनस देकर। क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पेपर लेवल में इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो पहले तो बच्चों को बोनस मिला, वो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझसे खिसका के उन्होंने आगे कर दिए। हम्म। टेंटेटिव रैंक मेरा ठीक ठाक बनता, और उन्होंने मुझे पुश करके लिस्ट से बाहर किया है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कुछ और बच्चों के नंबर बढ़ा के अंदर किए। बोनस देकर तो नंबर दिए ही उन्हें। और उसके साथ साथ 25 से लेके 35 तक मिनिमम नॉर्मलाइजेशन 18 की शिफ्ट को दिया गया, और मेरा पेपर 20 जैन को था। तो मेरा सिलेक्शन होने का रीजन एक ही ना होने का रीजन यही है कि मैं 20 को पेपर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सामर्थ। 18 जी और 20, इन दोनों के बीच में बच्चों के सिलेक्शन के रेशियो क्या थे? मैम, रेशियो तो वैसे एक नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो तो यही कहता है कि 2 शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है या मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन करा इसलिए जाना चाहिए कि इक्वल प्रोपोर्शन में बच्चे सेलेक्ट हों। जस्ट बिकॉज कि एक शिफ्ट टफ आ गई है, तो उससे बच्चों का सिलेक्शन कम होगा क्योंकि उनके मार्क्स कम है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन करके का प्रोसेस यूज किया जाता है। लेकिन इस बार तो कुछ गजब भी कर दिया गया। जो सिलेक्शन का रेशियो है, अगर आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, उसमें तो कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक दिख रहा है। आई थिंक 1000 कुछ वैकेंसीज थी, तो उसमें से सिर्फ 138 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं 20th की शिफ्ट से। 950 प्लस बच्चे जो हैं, वो 18 की शिफ्ट उन्होंने ले ली है। और उसके साथ साथ ही एक्चुअली शायद आपको इस बारे में पता नहीं होगा कि कई सारे सेंटर्स हैं जिनसे बिल्कुल पैन इंडिया के 5% सिलेक्शन से लेके 40% सिलेक्शन कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी से, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी अदर्स, तो उसका 40% पैन इंडिया सिलेक्शन एक ही सेंटर से आ रहा है। अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं नाम भी बोलने तैयार हूँ। तो इस तरह की ड्रास्टिक चीजें हुई हैं जिसके कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कौन सा ऐसा सेंटर था जहां से ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, ताकि उस सेंटर पे सेंटर पड़ जाए तब तो किस्मत ही खुल जाए? कौन सा ऐसा सेंटर था? बिल्कुल। मैम देखिए, पहले तो कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। पीडब्ल्यूडी अदर्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बच्चे मिलने थोड़े रेयर होते हैं। कि हम्म। आपको ओवरऑल बॉडी में 40% डिसेबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके। इट इज नॉट ओनली विजुअली हैंडीकैप और ऑर्थो हैंडीकैप, कुछ हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज को देखकर हम पीडब्ल्यूडी अदर्स कैटेगरी बनाते हैं। तो उसके 40% बच्चे केवल एक सेंटर पे मिलना और वहां से सारे सिलेक्शन आना। सेक्टर 62 की बात कर रहा हूँ। सेक्टर 62 नोएडा का सेंटर है। वहां से 40% सिलेक्शन पैन इंडिया के उसी सेंटर से आए हैं। नहीं जम्मू तो के 2 सेंटर्स हैं। पैन इंडिया 10% सिलेक्शन सीएसएम के वहीं से आए हैं। नहीं तो उनका कहना कि पीडब्ल्यू के ज्यादा तो बच्चे वहीं पर होते हैं और वहीं ऐसे पर ही पड़ता है। मैम, दिल्ली का पानी खराब होगा। और क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा इस चलो मतलब ठीक। इस चीज से जांच होनी चाहिए एक्चुअली। अच्छा ठीक है। चलो एक चीज आप पूछते हैं कि मई 2025 में आपने कुछ ग्रीवांस सबमिट किए थे, क्वेश्चन पेपर जो एसएससी के उसके रिगार्डिंग, वो क्या था? मैम, स्टार्ट हुई एक्चुअली 2024 के केस से ही। हम कुछ ग्रुप है हम लोगों का, जिनका ग्रीवांस है कि 2024 का रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। तो हम्म। जब केस चालू हुआ तो उनके जो लॉयर अपीयर हुए थे, हम्म। नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका रिपीटेड पांच छह बार उन्होंने एक ही चीज की कि तुम टायर 1 में क्यों नहीं है, जब टायर 2 में सिलेक्ट नहीं हुए हो तो आप उसको केस में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टायर 1 में उसी उसी प्रोसेस से सिलेक्शन लिया है। तो हम्म। आपको जैसे ही आपको प्रॉब्लम पता चलती है तो फर्स्ट हैंड आपको
बताना चाहिए। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो मैंने एसएससी 2025 में जो भी डिसीजंस ले रही थी उसको मैं बहुत क्रिटिकली देख रहा था कि इसका आगे क्या एस्पेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीज किया। प्रेस रिलीज इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है वहां नहीं किया। उन्होंने एएनआई के थ्रू प्रेस में रिलीज करवाया कि वी आर गोइंग टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द क्वेश्चन पेपर क्रिएशन। मैंने जस्ट इसको, मुझे पूरा आइडिया नहीं था कि उस वक्त ये क्या है। मैंने जो कंपनी का नाम लिया गया था क्यूबेशन, उसके बारे में एक बेसिक रिसर्च की। और बेसिक रिसर्च में ये समझ में आया कि वो लोग बेसिक प्रोडक्ट्स आज तक प्रोवाइड करते आ रहे हैं। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, या मतलब आईटी प्रोडक्ट्स बेसिक, जैसे अकाउंटिंग हो गया, या बिल जनरेशन हो गया, या लीड मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। तो इस तरह के बेसिक प्रोडक्ट्स वो कर रहे थे। पहली चीज तो वो क्यूबेशन कंपनी जो है पहली बार क्वेश्चन बैंक को डील कर रही है। क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन एग्जामिनेशन कंडक्शन करवाने के लिए पहला ग्राहक उन्होंने एसएससी को ही बनाया है, मतलब बल्कि कौन पहला। ही एसएससी कर रहा है। वाह। अच्छा, मुझे तो एक पहला से जब टीसीएस का इन्होंने अभी जो ललन टॉप में कहा है, तो उन्होंने जी। कहा कि पहले टीसीएस कंडक्ट भी कर रही थी, क्वेश्चन पेपर भी बना रही थी, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है। इसका मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि अभी तक पेपर्स जो हुए हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके होंगे, शायद हो रहे होंगे। मैम आई थिंक कॉम्प्रोमाइज में तो मैं यही बोल पाऊंगा कि आगे हमारा जो डिस्कशन होगा, कॉम्प्रोमाइज तो एसएससी ने इस बार किया है हमारे साथ। टीसीएस की मैं बात नहीं करता, ना एडिक्विटी की बात करता हूँ। जो भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है सिलेक्शन फेज 13 में और सेनो के एग्जामिनेशन में, उसका पूरा अकाउंटेबिलिटी या बोला जाएगा पूरा क्रेडिट ही एसएससी का है। आगे डिस्कशन होगा तो हम उस, आप जानती हैं उस बारे में ये कि स्टेनो की बात की है, स्टेनो में मैथ्स उन्होंने पूछ लिया है। तो उसके जी। हिसाब से देखा जाए तो जो पहला दिन जो बच्चे गए हैं जिनका मैथ्स भी आ गया पेपर में, उनके एग्जाम जी भी फिक्स होने चाहिए। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली इस बारे में बात की है। कुछ ग्रुप्स थे जिसमें 700-800 बच्चे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया है। हम्म। एक्चुअली गलती पूरी एसएससी की है और उसमें कोई भी इम्प्रोवाइजेशन फेज 13 के बाद नहीं हुआ था। तो अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो स्टेनो के बच्चों का भी एग्जाम कैंसिल करके आगे बढ़ना चाहिए था। इसमें एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो गलती स्टेनो के बच्चों की है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। कल ही मैंने शाम को एक मीटिंग ली थी। बच्चे आगे आके ग्रीवांस फिल करने से इतना डरते हैं कि नहीं, पुलिस केस कर रहे हैं कि थाने में ही पकड़ के उल्टा अपने ऊपर केस हो जाएगा, इतनी हद तक डरते हैं। बल्कि उनको समझना चाहिए कि फेज 13 के एग्जाम में जो 55,000 बच्चे थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई मेरे साथ इशू हुआ है, उनको क्या बोलेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है, जो कि नोटिस पे भी लिखा हुआ है। तो वही चीज उनको करने में इतना घबराहट होती है कि कोई हमारे सपोर्ट पे नहीं है, क्या प्रोसेस है उनको नहीं पता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीवांस फिल करने का वो नहीं पता है। तो बच्चों में एक्चुअली ऐसा डर बना हुआ है कि हम ग्रीवांस फिल करेंगे तो कुछ हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा, और बेसिक जो डर होता है वो डिपार्टमेंट का होता है। ऐसे बच्चों ने मुझे खुद बताया है कि जब उनके सेंटर में वो बताते हैं कि जो इन्विजिलेटर है वो खुद ही फोन लेके बैठ गया तो वो बोल रहे हैं डीवार कर दूंगा। बच्चे को आंसर हाईलाइट होके हो रहा है तो बच्चे ने आवाज उठाई तो बोल देते हैं डीवार कर दूंगा। वो डीबार ऐसा डर बन गया है ना। मुझे भी जब पहली बार मैंने लीगल हेल्प मांगने की कोशिश की थी तो वकील साहब भी सबसे पहले मुझे यही बोले थे कि तुम डीबार हो जाओगे। मैंने अपने आप को अवेयर किया, चीजों को स्टडी किया, तो आई डोंट थिंक कि इस बेसिस पे वो कोई मुझे डीबार कर सकता है। समर्थ, क्योंकि बात क्या, हम लोग भी जब डीओपीटी मिनिस्टर से मिले हैं तो उन्होंने इसलिए मिल लिए वो हमसे, क्योंकि हम लोग कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि पूरे के हम्म। पूरे मीडिया का टेंशन हम लोग पर था। अदरवाइज जी। सीधा उन्होंने, और एक बार तो एसएससी चेयरमैन ने भी कह दिया कि आप स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। अब हम्म। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारी चेयरमैन साहब से कभी मुलाकात हुई है? नहीं मैम। आई डोंट थिंक कि अगर बहुत सारे लोग नहीं होंगे साथ में तो वो मुझे एंटरटेन करेंगे। ओके। तो मैं आपको बताती हूँ, ललन टॉप में जो उनके हर सवाल पे जवाब था, गलती तो हम्म। हुई है मानते हैं, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो कर रहे हैं। आजादी के 70 साल के बाद जो सबसे बड़ा कमीशन है स्टाफ सिलेक्शन के लिए, उनका कहना है हम कर रहे हैं, करेंगे, गलती हुई है मानते हैं। कहां तक जायज मानते हैं इन सब चीजों को आप? उनका जो जवाब था। मैम ये जवाब जो था ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। क्यों? क्योंकि एग्जाम होने के 40 दिन पहले मैंने उनको अपना ये जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर मिसमैनेजमेंट, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं किया था मैंने अभी क्यूबेशन की बात करा था तो मैंने सारी क्यूबेशन के सॉफ्टवेयर को स्टडी करके सॉफ्टवेयर के लूप होल्स मैंने उन्हें लाइन बाय लाइन लिख कर एक ग्रीवांस में दिए थे। मैंने उस पर रिमाइंडर भी डाला था, ये मैंने डीओपीटी सेक्रेटरी मैम को भी भेजा था। मैम की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया।
जब पहले दिन पेपर बिगड़ा और मैंने रिमाइंडर डाला कि देखिए मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था, तब उनका रिप्लाई आता है कि योर पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर कंप्लायंस। तो ओके। अगर मैंने ऑफिशियली आपको कुछ इंटीमेट किया है, मैंने जब फोन किया था तो जो पर्सन जिन्होंने रिसीव किया था डेस्क पर, उन्होंने बोला था, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया था कि वील टेक इट टू द चेयरमैन, वो पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, चैनल फॉलो होगा, आपके पास एक रिप्लाई आएगा। फर्स्ट थिंग, उन्होंने टाइमली रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टाइम पे, इशू सीरियस था। मैंने उस पर मीडिया चैनल्स के थ्रू भी उनसे बात करवाई थी। मैंने एएनआई के थ्रू, मेरा मेल चेन अभी भी है मेरे पास, एनआई के थ्रू मैंने बात करवाई थी कि वेरीफाई दिस थिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग, कि दिस इज नॉट एआई, दिस इज द सॉफ्टवेयर, दिस इज द शॉर्ट, दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये मतलब सारी चीजें मैंने उनको बताई। मैं रोकूंगी क्वेश्चन, ये एआई से कुछ नहीं कर रहा है, ये कोई अपना नहीं, क्रिएट कर रहे हैं क्या? क्या है ये? उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन पेपर क्रिएशन ऑटोमेटिक के लिए, तो उन्होंने किसी एक पॉइंट पर एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा जो एक्चुअली क्या करता है, जो क्वेश्चन पेपर बन गया, क्वेश्चन फेच हो गए, अब उसको डिस्प्ले भी तो करना है एक अच्छे फॉर्म में, हम्म। ब्यूटीफाई करना है। वो हम्म। ब्यूटीफाई करने वाले सॉफ्टवेयर को ये एआई कह रहे हैं। ओ। क्वेश्चन क्वेश्चन की मार्जिन सेट हो, और मतलब क्वेश्चन अगर पेपर में सेट हुआ तो तो मार्जिन सेट हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, इमेज सेट हो जाएगी छोटी बड़ी होके, ठीक है, उसको वो एआई कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कौन बना रहा है? क्या लग रहा है मैम तुम्हें? क्वेश्चन क्वेश्चन मैनुअली क्यूबेशन ही बना रहा है, और जो मैनुअली, और उसने पहली बोनी कर रहा है, तो अभी वो क्वेश्चन पेपर क्रिएशन की प्रोसेस में है। अच्छा, तो मतलब इनका क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलरेडी प्रूफ रीडिंग भी नहीं हुआ पड़ा है, इसीलिए इतनी गलतियां भी आ रही है क्वेश्चन पेपर में चारों। यस मैम, मैंने एक्चुअली स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहले एक रॉ क्वेश्चन बनता है जो कि कम नॉलेज वाला पर्सन बनाता है, क्योंकि उसके पास मैनुअल काम होता है, तो बुक दे दी मार करके, उसने मैनुअली क्वेश्चन बना दिया। अप्रूव करता है एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वहां उसके उससे गलती हुई, उसके पास वर्कलोड इतना होगा कि उसने क्वेश्चंस अप्रूव करने के समय सिर्फ बटनें दबाई हैं। क्योंकि मैंने किया है, मेरे टीम में भी एक बंदा ऐसा निकल जाता था, तो आई नो, क्योंकि उनको मैनेज पूरा मुझे करना पड़ता था, मेरे पास भी टारगेट्स होते थे कि यार क्वेश्चन में गलती नहीं निकलनी चाहिए। इट वॉज अ शेम फॉर अस। यहाँ तो एक ये कैजुअल बिहेवियर है कि हाँ क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, बोनस कर दो। हमारी जॉब पे आ जाती थी इस चीज को लेकर, हम सेम काम करते थे। सेकेंड है कि उसको क्वेश्चन जब बनता है, रॉ क्वेश्चन से क्वेश्चन की आईडी बनती है, उसको वो पूरी तरह से टैग करते हैं कि कौन सा टॉप सब्जेक्ट है और टॉपिक सब टॉपिक, तो वहां गलती हुई। रीजनिंग में क्वेश्चन टैग हो गए मैथमेटिक्स के, वो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गलती थी, मैनुअल एरर था। इसमें मुझे कहीं नहीं दिखता कि उनका सॉफ्टवेयर कहीं गड़बड़ था, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह सब की थी, आरसीए वगैरह मैंने अपने खुद के किए हुए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ही बात आती थी सारी। तो बेसिक यही है कि मैनुअल एरर हुआ है, उसके कारण जो फाइनल हमारा जो पेपर बना है उसमें एरर्स हैं मैनुअल लेवल पे। और बताओ। खास बात यह है, मैम एक पॉइंट बस, खास बात यह है कि इसे किसी सॉफ्टवेयर से आप टेस्ट करके उसे डीबग नहीं कर सकते। पूरा जितना बैंक बना है उसको पूरा मैनुअली री ऑडिट करना पड़ेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताना, तुम लोग ने कैट जबलपुर में भी केस किया है 2024 का, वो क्या है उसका अभी मैम मैम अभी प्रोग्रेस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक एसएससी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा ही नहीं है। मेरी तीसरी हियरिंग है सितंबर में, डेट मुझे काफी देर देर की मिल रही है कैट जबलपुर में। और मैंने एक्चुअली वो एक जो केस किया हुआ है उसमें प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उसमें एक रिजॉइंडर फाइल करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकली नोन नहीं है। जैसे कि इन्होंने 133 रोल नंबर्स मेरे पास हैं, जिन्होंने जिनने प्रीलिम्स पास नहीं किया था और उनको मेंस में बैठा दिया था। और जस्ट बिकॉज कि ये रोल नंबर्स को पास नहीं कर सकते ना, तो ना उन्होंने उनके मार्कशीट जारी की है कि वो पास है कि नहीं है, उनको सीधे फेल डिक्लेयर कर दिया है। जस्ट बिकॉज कि दो दे नो कि अगर इन 133 रोल नंबर्स को हम उनका रिजल्ट भी नहीं दिया है कि क्यों पास हुए, कितने नंबर है, कम से कम हमारे पास हमारा रिजल्ट है कि हम हम्म। फेल हैं। उन 133 रोल नंबर्स के पास उनका रिजल्ट भी नहीं है, उनको कुछ पर्टिकुलर जो विथहेल्ड वाला पूल है उसमें रख के उन्होंने फेल कर दिया। और वो कुल कुल मिला के बच्चे सारे प्रीलिम्स में फेल थे और मेंस में बैठे थे। ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद फिर जो मैंने बताया कि किस सेंटर से ज्यादा सिलेक्शन, ये सारे प्रूफ्स में लगाने वाला हूँ, प्रीलिम्स में लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। बाद मेंस में कैसे बैठ गए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मैम बहुत बहुत बड़ी बात है, मैंने रोल नंबर्स की लिस्ट बना रखी है, आपको मैं अच्छा। शेयर कर दूंगा, तो यू कैन गो फॉरवर्ड। अच्छा मैंने ये। उससे वेरीफाई करवाया था सारे जो केसेस चले थे, कि कहीं किसी केस से तो पास नहीं हुए, सबसे वेरीफाई करवाया, वो मुझे कहीं नहीं मिले। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में जो परसेंटाइल मेथड अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जब हो हल्ला मचाया गया है तब, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो आप परसेंटाइल मेथड इंट्रोड्यूस किया है, उसके पहले जो मेथड था वो इसका मतलब फॉल्टी था? वही तो बात है, मेरा केस में, सॉरी हमारे केस में एग्जैक्टली नहीं, अभिनेतन के केस में उन्होंने अपने आप को बहुत डिफेंड किया था नॉर्मलाइजेशन मेथड में।
तो हम्म। अभी हम कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा मेथड इतना ही अच्छा था तो तुमने दूसरा अटेम्प्ट क्यों किया? दैट इज अ वैलिड पॉइंट। और वो मैं अपने केस में डेफिनेटली उठाऊंगा, और हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वहां भी उठना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, ललन टॉप में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो मेंस हो वो एक ही शिफ्ट में हो। तो तुम्हें लगता हम्म, है कि अगर तुम्हारे एग्जाम भी एक शिफ्ट में होते तो ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं होता और उसके बाद बिल्कुल। चांसेस होते? अच्छा, एक चीज और है सामर्थ, मुझे महसूस होता है कि मेंस तो बड़े आराम से एक शिफ्ट में लिया जा सकता था क्योंकि मेंस में तो बच्चे कम होते हैं। तो इन जी लोगों ने दो शिफ्ट क्या कोई मैलाफाइड इंटेंशन से तो नहीं बनाया था? मैम, इंटेंशन मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, मुझे एक ही मिनट लगेगा। हम्म। ठीक है। आपको शायद अंदाजा हो, आपके स्टूडेंट्स बहुत टच में रहते हैं। हम्म। जब हमारी डेट इंटीमेट हुई थी कि एग्जाम डेट क्या है, और सिटी इंटीमेशन हुआ था, तो सिटी इंटीमेशन का के वक्त मैंने गाड़ी चढ़ गया था, ट्रेन चढ़ गया था। और जब मैं ट्रेन में था उसी वक्त कुछ बच्चों के उन्होंने एग्जाम डेट भी चेंज किए और सिटी भी चेंज किए। लेकिन आप देखोगे इस चेंज का मतलब, मेरे पास कुछ प्रूफ भी है, जिन ऐसे बच्चे भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, जिनका चेंज हुआ है कि अचानक से उनका सिटी चेंज हो गया और उनका एग्जाम डेट भी चेंज हो गया। हम्म। तो वो जो चेंज था ना, उनका कोई उसका कोई नोटिस वेबसाइट पर नहीं है कि हमने बच्चों के एग्जाम डेट्स, कुछ बच्चों की, लिमिटेड बच्चों की एक बार चेक कर लो आपका हुआ है कि नहीं, ऐसा कोई नोटिस उन्होंने नहीं डाला है। और हम्म। कुछ कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो उन्होंने यही बताया है, एक्स सर्विसमैन वगैरह से इंटरेक्शन था मेरा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसका सिलेक्शन होना था वो उन्होंने पैसे दे के 18 की डेट ले ली है। मेरा अरे, सीधा इंटरेक्शन, सीधा सीधा इंटरेक्शन है। ये तो और इस बहुत चीज बड़ा, को ये नोटिस, तो बहुत बड़ा इल्जाम है मैम सामर्थ। मैम उनको नोटिस डालना चाहिए था। मैं तो बोलूंगा ही, मेरे पास तो डाउट डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट तो मतलब, सॉरी, डाउट तो मेरे पास आएगा ही ना। आपने नोटिस क्यों नहीं डाला? लिमिटेड बच्चों की आपने डेट चेंज कर आपके ली, कुछ और बच्चों सिलेक्शन डेट के पर, बेसिस पर है। तो देखो जिनका डेट और वो सिटी चेंज हुआ है, अगर हम्म, उनका एग्जाम में सिलेक्शन होना ही था तो वो बच्चे हम्म। तो आके तुम्हें बताएंगे नहीं कि मेरा चेंज हुआ है, फिर तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए क्या है? मैम जो बच्चों जब एग्जाम नहीं हुआ था उसके 10 दिन पहले जब चेंज हुआ था तो लोगों ने डाला था कि सबका चेंज हो रहा है, शफल हो रहा है, एक बार चेक कर लो। तब अच्छा। मुझे पता था। फिर जब एग्जाम का जब रिजल्ट आया, हम लोगों ने आपस में डिस्कशंस किए कि किसका क्या प्रॉब्लम है। तब हमें एक एक्स सर्विसमैन ने ही बताया था कि जब उस एग्जाम सेंटर देने गए थे तो उनके एक्स सर्विसमैन का एक ग्रुप मिल गया था हमें। तो एग्जाम में जाने के पहले ही उनको बोल दिया गया था कि तुम कितना भी कर लो, सिलेक्शन इनका हो रहा है, उनका 18 का पेपर हो चुका है। अच्छा, तो क्या ऐसे कुछ बच्चों का लिस्ट मिलेगा जिनका डेट चेंज हुआ था, सेंटर चेंज हुआ था? क्योंकि देखो मैम सामर्थ। एसएससी से मांगा है लेकिन हम्म। नहीं दिया है, मैं नहीं, कैसे निकालूंगा? आपने आरटीआई फाइल किया है? जी जी। आरटीआई बहुत तरीके के फाइल की है, और उनके पास एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत मुझे कभी भी कोई डेटा नहीं देना है उनको। अच्छा, ओके। तो मतलब वो सीधा लिख दिए हैं कि वो डेटा हम्म। कैन नॉट बी मेड अवेलेबल, ये लिखा है मैं तो उन्होंने। बहुत सिंपल सी डेटा मांगा था कि आप ये बताइए इस कैटेगरी वाइज कि कितने इस शिफ्ट में यूआर का कितना सिलेक्शन है, इसका 20th में कितना सिलेक्शन है। वो हम्म। बोलते हैं कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है। एक झूठ, और मैं बता रहा हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक झूठ उन्होंने कोर्ट में भी बोला है। उनकी जो हम्म। एसओपी है वो ये कहती है कि टीसीएस ने 2 घंटे के अंदर पूरे रॉ मार्क्स सब बच्चों को दे देगी। अब वो हम्म। कोर्ट में हमें राइटिंग में दे रहे हैं कि जो रॉ मार्क्स है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते। अच्छा, हम उसकी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं लिस्ट होंगे। मैनेज ही नहीं करते हैं। ओके। अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में देंगे तो पता चलेगा ना कि कितना वेरिएशन आया है। उसका ओके। डेल्टा क्रिएट हो जाएगा ना, उसका एनालिसिस क्रिएट हो जाएगी। तो अच्छा, वो बोलते हैं कि हमारे पास ये डेटा होता ही नहीं है। वो जो बिडिंग में इनका जो था कि जो एसेंशियल क्राइटेरिया थे उनमें एक सबसे हम्म, पहले था, द सेलेक्टेड बिडर shall arrange mock test for the project team involved in conduct of examination at all the हम्म, venues on the preceding date। अच्छा, हम्म, प्रिसीडिंग डे भी कैसे? 100% लोड के साथ, यानी कि आपको मान के चलना है कि इस हम्म। 100 में से 100 बच्चे आए हैं और उसके बाद आपको मॉक ड्रिल करके उसको बिल्कुल सक्सेसफुली कंडक्ट करके दिखाना है एग्जाम। एक बात बताइए, क्या ऐसे मॉक ड्रिल्स हुए थे सेंटर्स पे, ये जो एडिक्विटी ने लिया है उसके पहले? वही मैं अभी बीच में भी बात हुई थी, वही मैं वापस दोहराऊंगा। पहली चीज तो ये आपने बताया, उसमें 100% लोड के साथ 100% स्टाफ भी आ जाता है। हम्म। 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 और अगर ये मॉक ड्रिल नहीं हुई तो एसएससी की गलती है। हम्म। और अगर ये मॉक ड्रिल हुई है तो अभी जो सिचुएशन है उसके लिए भी एसएससी ही जिम्मेदार है। एसएससी हम्म। एडिक्विटी पे अब चीज नहीं फोड़ सकती, क्योंकि बेसिक एक और पॉइंट है, आपको पता ही होगा उसमें, कि भाई लेवल एग्रीमेंट में कि अ, बिना एसएससी के क्लियरेंस के कोई सेंटर नहीं बन सकता एसएससी का। तो बिल्कुल एसएससी ने बिल्कुल। अगर किसी को तबेला सेंटर बनाया है तो एसएससी ने बनाया है, एडिक्विटी ने नहीं बनाया है। देखिए, नो एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी टेकन अनलेस ऑडिटेड बाय एसएससी।
ये बात तो Correct. बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर तो कुल मिला एसएससी के ये जो ऑडिट ब्लेम किया गेम है। चल रहा है और एडीपीटी की तरफ एक ब्लेम गेम है। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी चेयरमैन सोल एंड सोल की ही है। हम किसी के पास क्यों जाए, हम तो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तुम टेंडर एक्स वाई जेड को तो उससे मतलब क्या है हमको। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली उन्हीं की थी, उन्हीं की तरफ से लैप्सेस हुए हैं। उसका वो इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं, खुद इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है, हालांकि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद बोला है चेयरमैन साहब ने कि हमने ऑडिट नहीं किया है। अच्छा, जब उन्होंने लिख रहे हो ऑडिट नहीं कर रहे उन्होंने हो। ललन टॉप में ये कहा है कि हमने ऑडिट नहीं किया बिल्कुल। है? क्या उनका हाँ, लैंग्वेज क्या इंटरव्यू में था? कि इतना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि सारे सेंटर्स को हम ऑडिट कर पाए। और सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये कहता है कि हमें सारे, जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, तो कोई हम्म। एसएससी का सेंटर बनेगा ही नहीं, कोई भी हाँ, वेन्यू। ये तो साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि रीजनल ऑफिसर्स और थर्ड पार्टी ऑडिटर्स विल कंडक्ट इंफ्रा रिव्यू ऑन सैंपल बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यूज। तो इनका ये कह सकते हैं कि भाई हमने सैंपल बेसिस पे कर लिया, बाकी सब ना ना, कंडक्ट। इट इज नॉट अबाउट सैंपल बेसिस मैम, सॉरी। इट इज अबाउट एवरी सेंटर। जब तक ऑडिट नहीं होगा, मैं आपको रिलेटेड टेक्स्ट जो लिटरेचर है वो भेज दूंगा, कि हाँ, विदाउट ऑडिट जब तक अप्रूवल एसएससी का नहीं नहीं आएगा, नहीं, ये कोई भी पूरा वेन्यू सेंटर कंप्लीट नहीं बनेगा। पैराग्राफ है जो आपने कहा है, वो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है आपके प्री एग्जामिनेशन फेज के सेक्शन में। नो हम्म। एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी टेकन अनलेस ऑडिटेड बाय एसएससी। इंक्लूजन ऑफ एनी न्यू सेंटर वुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑडिट ऑफ सेंटर बाय द रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी। एनी ऑडिटेड एग्जामिनेशन वेन्यू इन विच मेजर मॉडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस, यानी कि अगर उसमें कुछ रिन्यूअल भी हुआ, कुछ तो मॉडिफिकेशन भी हुआ, ऑडिट तो चाहिए। फिर से उसका री ऑडिट होगा, उसके बाद होगा। तो आपको क्या करेक्ट। लगता है कि एसएससी के जो गए होंगे ऑडिट करने, वो क्या इन तबेलों को भी अलाउ किए होंगे? मैम ऑडिट हुआ नहीं होगा ना। अगर ऑडिट हुआ है तो भी गड़बड़ है, नहीं हुआ तो भी गड़बड़ है। बेसिक एक ऑडिट वर्ड अगर है हुआ है जेपरडाइज। तो भी एसएससी की हाँ, गलती है, ऑडिट नहीं नहीं हुआ हुआ है। तो भी एसएससी की गलती है। और दूसरी बिल्कुल। बात है कि अगर क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम आया है, तो सबसे पहले जो आप कह रहे हो, मैं यही पूछ रही हूं कि इतना हम्म। बड़ा कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पे हम्म। सबसे पहले जो कहते हैं ना हाथ साफ करना, वो कर रहा है हाँ। क्वेश्चन, और हाथ साफ कर रहा है हाँ, एडिक्विटी। इन लोग एडुकेट एडिकेटिव। हो या ये जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाली जो कंपनी है, इन दोनों हाँ, के पास कोई भी जो कहते हैं एक्सपीरियंस होना, वो नहीं था इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराने का, और वो कंडक्ट बिल्कुल। करा। ओके। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे क्यूबेशन के स्टेक्स दे दो, मैं उनका एग्जाम सिस्टम सही कर दूंगा। कुछ तो एम्प्लॉयमेंट दो बात क्या है कम ना, से देखो, मैं उनका पूरा 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 सिस्टम सही कर सकता अमर, हूँ मैं। अगर और ऐसी उस बात है ना, तो हमें लगता है कि सभी कोचिंग सेंटर्स के पास भी 50,000 से 1 लाख ऐसे हाँ, क्वेश्चंस हैं हमारे पास भी, जो प्रूफ रीड किए हुए हैं, जिसमें गलती जी होने की संभावना नेग्लिजिबल है। लेकिन जी। आप इतनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी को दे रहे हो, जिनके हाँ पास क्वेश्चन बनाने की जो क्षमता है उसका भी हाँ आपको पता नहीं है, और उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये मैम, ये एक और क्लॉज था, एक और क्लॉज था कि क्वेश्चन बैंक को भी ऑडिट होना था, वो भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक को भी हम्म। ऑडिट होना था, यानी सेंटर हम्म। ऑडिट होना था वो भी नहीं हुआ, क्वेश्चन बैंक ऑडिट होना था नहीं हुआ। आप इस बात के शिकार हुए हैं कि 18 और 20 में जो एग्जाम हुए हैं, तो 80% हम्म। सिलेक्शन हो गए, 18 से 20% के लगभग ही सेलेक्ट हुए हैं 20 से। यानी कि मेंस में जो वो एक शिफ्ट में करा सकते थे, उनका हम्म। जो इंटीग्रिटी है उस पे क्वेश्चन आता है कि आपने 2 शिफ्ट में क्यों करवाया, जब एक शिफ्ट में बड़े आराम से किया जा सकता था। और हर बिल्कुल। सवाल के जवाब में जो ललन टॉप में आप देखोगे, हाँ गलती हुई है, वो हम ठीक कर रहे हैं, अभी हम उस प्रोसेस में हैं। मैम एक्चुअली लर्निंग टॉप में कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते थे जिनका उनके पास जवाब नहीं होता। जैसे बट आप बताइए। मीडिया जैसे मीडिया रिसर्च करती है, वो जब तक हम उन इनपुट नहीं देते तो मीडिया की रिसर्च कुछ नहीं है। इफ हम्म। यू सी ललन टॉप एंड एक्स, कोई भी मीडिया हाउस होगा, तो उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो जब तक हम जो हम रेस कर रहे हैं हमने उन्हें बता दिया, वो सवाल बन के चेयरमैन के पास पहुंच जाता है। हम्म। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ जो काम मैंने किया है रिसर्चेस का, कि जो भी स्टेप ले रहे हैं हर चीज को मैं रिसर्च करके बैठ रहा हूँ। हम्म। मीडिया हाउसेस की वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी डेप्थ में जाए। नहीं, तो अगर आप वो डेप्थ दो में तीन जाते तो उनको। सवाल आप 2-3 सवाल ऐसे हैं जो अब यहां बता दीजिए, ताकि मीडिया हाउसेस तक हम पहुंचा दे कि भाई एसएससी चेयरमैन से ये क्वेश्चन पूछा जा जाना चाहिए। और एक चीज आप बताती हूँ सामर, शायद जी। आपको नहीं पता
कि हम इसीलिए थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है कि पहला तो सीपीओ का रिजल्ट जो 17 महीने से नहीं आया था वो आ गया। जो वेटिंग यस लिस्ट मैम, का डिमांड कर रहे कांग्रेचुलेशंस। थे वो वेटिंग लिस्ट आ गया। शायद बच्चों को पता नहीं कि स्लाइडिंग प्रोसेस के थ्रू ही आ सकता था वेटिंग लिस्ट, वो आ गया है। एसएससी सीजीएल का पोस्टपोन आप देख रहे हो गया है। एडिक्विटी पे जो सवाल है उसके जवाब के लिए आप समझ रहे हो, चेयरमैन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में एसएससी चेयरमैन पहुंच के अपनी सफाई दे रहे हैं। और ये सफाई इसलिए देना पड़ रहा है उनको क्योंकि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और इस चीज की तरफ हम लोग सब टीचर्स जो कहते हैं पूरे भारत के टीचर्स आके एकजुट होके हम लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सवाल पूछे जा रहे हैं और बहुत ठोक बजा के पूछे जा रहे हैं। तो मुझे तीन ऐसी बातें बता दो सामर्थ्य जो क्वेश्चन रेज किया जाना चाहिए। मैम पहला सवाल तो मैं 24 से रिलेटेड ही बोलूंगा। हम्म। थोड़ा सवाल लंबा है। सवाल यह है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट कभी कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकती है, जबकि सवाल वो है जो पहले से पूछा जा रहा है और आगे भी वो सवाल पूछा जाएगा। आपने हमें ऐसी सिचुएशन में लाके रख दिया है कि वी डोंट नो कि अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का नाम कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, रिपोर्ट कभी कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकती। और हमारे पास क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है उसका आंसर तो पोर्टल। एक ही होगा ना। हाँ, वो हाँ। पहले से भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा हाँ। जाएगा। अब वी डोंट नो कि अब अगली बार कैसे सॉल्व करना है ना। तुम हमें बता रहे हो। उसके लिए ठीक है। कोई आपने कोई एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं रखा है जिसमें एक्चुअली हम डिबेट कर सके उस क्वेश्चन पे। सही हमें बात। डिबेट के लिए ही परमिशन नहीं मिल पा रही है ठीक है। कोर्ट से। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने क्यूबेशन क्यूबेशन ने एक मिस सेलिंग की है आपको एआई बोलकर। आपने हम्म। उस प्रोडक्ट को समझा नहीं, आपने कोई टेक्निकल एक्सपर्ट अपना नहीं बैठाया प्रोडक्ट को समझने के लिए। आपने उसे हायर कर लिया। अब जो मैस है उसको भी मैं एक्चुअली उनको बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को यूज करके वो ललन टॉप में बता रहे हैं। तो हम्म। उनको वो सारी टेक्निकल एक्सपर्ट अपने खुद के रखने चाहिए थे कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आगे हम्म। के लिए भी मैं ही सोल्यूशन अभी आज उनको भेजने वाला हूँ कि भाई आप हम्म। ऐसे सुधार सकते हो। तो ये हम्म। उनको खुद करना चाहिए था, तो उन्होंने बिना सोचे समझे ये स्टेप लिया हम्म। ऑटोमेटिक क्वेश्चन पेपर क्रिएशन का। इसकी उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। हम्म। तो ये डिसीजन बहुत ही इनक्रेडिबल डिसीजन है। उनको उस पोस्ट पे बैठ के इतना अनअवेयर हम्म। डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो ऐसा हम्म। डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। और ठीक दूसरी है। चीज कि ऑडिट कहाँ है। अगर आप बोल रहे हो कि हमने और सेंटर्स का ऑडिट करके उन्हें अप्रूव किया है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट बता दो कि आपने कौन कौन से सेंटर्स ऑडिट किए थे और अप्रूव किए थे, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता ठीक है। आई है। थिंक दिस रिजॉल्व्स एवरीथिंग। ओके फाइन। अच्छा मुझे लास्ट में सामर्थ्य सिर्फ इतना बता देना कि तुम्हारे कितने मार्क्स से सिलेक्शन मिस हुआ है। 1.2 समथिंग। 1.2। मतलब सिर्फ इतना मार्जिन से तुम मिस किए हो जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि तुम 20 तारीख को एग्जाम दिए हो। जी मैम, ये करेक्ट मैम। लेकिन मेरे से ज्यादा ज्यादा मार्क्स वालों का भी नहीं हुआ है। तो अच्छा। पहले 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 प्रायोरिटी उनकी आती है, मैं बाद में आता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं इतनी सारी रिसर्चेस वगैरह करता रहता हूँ क्योंकि मेरे बैकएंड में चलता रहता है कि मेरे फादर कभी हार नहीं मानते। वो हमेशा लगे रहते हैं कि नहीं मैं इसका कुछ ना कुछ समझती हूँ करवाएंगे। ये चीज तो एक वो लूप है। उनका माइंड में चलता रहता है कि यार वो हार नहीं मानते तो मैं कैसे गिव अप कर दूं जो सिचुएशन मार्जिन पे में। आके अटकते हैं ना उनके दिमाग में एक लूप बन जाता है कि उसी लूप में वो फंसे रह हाँ, जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या हो मैं सकता एक एग्जांपल दूंगा। हो एक सकता था। 54 ईयर ओल्ड पर्सन है। उन्होंने सीजीएल दिया था 24। हम्म। उन्होंने सारे बच्चों के मार्क्स, क्योंकि इन लोगों ने चालाकी दिखाई कि डेट ऑफ बर्थ हटा दी मेंस के रिजल्ट से। तो उन्होंने नंबर यहाँ से उठाया, रोल नंबर जो पास हुए हैं, और उनका डेट ऑफ बर्थ था प्री के रिजल्ट से उठाया हम्म। डेट ऑफ बर्थ। और उन बच्चों में मतलब कुछ कैटेगरीज थी जिन पे बच्चे कम होते हैं, उनका सबका रिजल्ट डाउनलोड किया उन्होंने बैठ के। 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, जैसा भी लगा। उन्होंने पूरा डाउनलोड किया जस्ट बिकॉज कि उनका मार्जिन से रह गया था। फिर उनको पता चलता है कि उनसे 95 नंबर कम वाले का हो गया है। ओ माय गॉड, 95 नंबर कम वाले का। 95 कम वाले का हो और गया वो जस्ट बिकॉज सारा कि 18। नॉर्मलाइजेशन का ही झोल बना के इन लोगों ने किया क्योंकि मैम बोनस नॉर्मल आने बोनस के प्लस बाद नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इनका गजब ही था। जितने देखो कम नंबर लाओगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। वही चीज है ना, नॉर्मलाइजेशन आने के बाद आप समझ ही नहीं पाते हो कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा झोल बिल्कुल। यही है कि जी नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल। बाद ये सब कुछ जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन है, जबकि मुझे नहीं समझ हम्म। में आता कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी क्यों है। आप क्या अगर पेपर ले रहे हो तो आपको बहुत ऊपर और बहुत नीचे तो हम भी देख के समझ जाते हैं। आप एक लेवल के पेपर बनाओ, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। और सबसे मेन चीज है इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन तब आया जब मेंस भी इन्होंने 2 शिफ्ट में कराया, क्योंकि मेंस का करेक्ट। 2 शिफ्ट सुन के ही मेरे दिमाग पे क्वेश्चन मार्क आया था वाई।
और देख लो, रिजल्ट बता रहा है वाई। बिल्कुल मैम, क्वेश्चन मार्क तो सबके आया था। एक्चुअली वहां पर भी बिहार में भी प्रोटेस्ट चालू हो गया था, हमें भी वैसा कुछ करना चाहिए था। बिहार में तो सीधा बोल दिया था कि नहीं, नहीं होगा 2 मार्क्स में, हमें पता है तो कि बिहार में आपको क्या पता ही होने वाला चला है। होगा कि एसटेट के एग्जाम में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बच्चों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, और हम यस लोग मैम, को भी बहुत यहाँ पे बुरी बात है। गिरफ्तार किया गया था। तो मैं मानती हूँ कि सबसे अच्छी बात क्या हुई ना, कि इस बार हम लोग सारे टीचर्स एक हम्म, साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाना शुरू किए हैं। चाहे रेलवे हो, चाहे एस्टेट हो, जी। चाहे आप सीटेट की बात करिए ना, उसमें भी तो प्रॉब्लम है। टीचिंग का कोई भी एग्जाम कोई नहीं कंडक्ट हो रहा है पिछले कोई 7 साल कैलेंडर ही नहीं है उसका तो। कैलेंडर ही नहीं है। अच्छा, एसएससी का, तो एसएससी में इतना बड़ा झोल आ गया है कि हम लोग ए से लेकर एक्स तक जान रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि वाई जेड पे काम करते हैं, तो एसएससी ने कहा अच्छा वाई जेड पे काम कर रहे हो, मैं ए से काम करवाऊंगा। अब तुम माउस के लिए भी तड़पो, सर्वर के लिए भी तड़पो, और बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आ रही है कि अब तो हम्म, शायद जो डिमांड आ रहा है कुछ लोगों का, उनका आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए, कि भाई जैसे तुम्हारा केस जो है 24 का, हम्म। इसमें तो साफ साफ इंक्वायरी होना चाहिए। मैम इंक्वायरी होना चाहिए, और एक बॉडी बननी चाहिए जो एकेडमिक डिस्प्यूट्स को सुलझाए, क्योंकि अभी इस साल एकेडमिक डिस्प्यूट्स बहुत हुए हैं। नीट के हम्म। एग्जाम में हुआ है, कुछ क्लैट के एग्जाम में भी डिस्प्यूट हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम में भी 3 क्वेश्चंस का डिस्प्यूट हुआ है। मैंने हम्म। क्वेश्चंस के अंदर नहीं गया जा रहा हूँ और ना मैं देखा वो क्वेश्चंस। लेकिन एकेडमिक डिस्प्यूट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो हम्म। एकेडमिक डिस्प्यूट करने के लिए बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि उनका हमेशा कहना होता है कि एकेडमिक शुड बी बेस्ट लेफ्ट विद द एकेडमिक्स। ये हम्म। कोर्ट्स का कहना होता है। तो हम कहाँ जाएं, हम कोर्ट कहाँ डिस्प्यूट में अपने सॉल्व सब्जेक्ट करेंगे? एक्सपर्ट जानेंगे, इसमें हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के दिख जो तो गए सब्जेक्ट एक्सपर्ट अभी, यही तो थे, यही तो थे। और वो हाँ, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो भी बता रहा हूँ कि चेयरमैन साहब यहाँ गड़बड़ हो रही है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। 2023 इससे के ज्यादा क्या एक्सपर्ट बने हम? 2023 के मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ। एसएससी जी ने जी। ओ की ई वाई को कह दिया कि ये एक इंग्लिश वर्ड है जो डिक्शनरी में कहीं नहीं था। उसके अलावा वो एक उसका एक्सप्लेनेशन ये भी लाए थे, इट इज अ गेम इन सम कंट्री। वो भी हाँ, एक्सप्लेनेशन सबमिट किया था उन्होंने कोर्ट में। जस्ट इमेजिन करो। दो उसके ऑप्शंस रखे थे, कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है ना कि वो गलत भी करेंगे और गलत को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं, वो भी कोर्ट के सामने। ये बहुत अब शर्मिंदा करने वाली बात है। बहुत अच्छा मैम लगा। परेशान करने वाली बात है। आप कोई यस भी मैम। रिपोर्ट कुछ भी सबमिट कर रहे हैं उधर, तो हमसे जरूर शेयर करेगा। मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि मैम। सभी बच्चों को सारी रियलिटी पता हो, और उनको पता चले कि आप में से एक बच्चा इतना रिजल्ट, हम्म। इतना मतलब रिसर्च करके बैठा हुआ है सब चीज पे, और उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फॉल्टी सिस्टम था, उसमें कोई खराबी नहीं थी, और उसमें कोई कमी नहीं थी। चलो, थैंक यू सो कभी मच। भी नहीं थी, और हमारे पास कोई ऑफर भी नहीं किया रहा कि चलो एक डिस्कशन पे ही आ जाते हैं। कोर्ट भी हमें डेट्स पे डेट्स दे रहा है, तारीख पे तारीख चल रही है। थैंक यू मैम, आपने भी मुझे टाइम दिया, थैंक क्योंकि यू। हमारा इंटरेक्शन तो पहले बहुत हो चुका था केस में, लेकिन इस तरह हमारी 1 to 1 पहली बारी बात हो गई। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। फैन वेलकम। मोमेंट।